हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? समर्पित कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आपसे एक अनुरोध है कि आपको यदि हमारी चीजें अच्छी लगती हो, हमारे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा हो वो यदि आपको समझ में आ रहा हो, तो एक अनुरोध केवल मनोज कुशवाहा आपसे करता है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। ओके, धन्यवाद। आइए, आज एक हम ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो मुगल बादशाह में दूसरा बादशाह होता है, एक ऐसा बादशाह जो जीवन भर दुर्भाग्य से ग्रसित रहा। जी हाँ मित्रों, एक ऐसा बादशाह जो योग्य तो था लेकिन अपनी एक तरह से कहा जाए कि बहुत अच्छा विचार रखने के कारण ये असफल हो गया। इसलिए क्योंकि परिवार के जो लोग थे, इनके जो भाई थे, इनके सगे संबंधी थे, इनका साथ कोई नहीं दिया। जी हाँ मित्रों, तो आज हम लोग मुगल बादशाह हुमायूं की चर्चा करें। ओके, तो आइए देखते हैं मुगल बादशाह हुमायूं ने क्या क्या किया, इतिहास में क्या क्या प्रश्न इनसे बनते हैं। तो हुमायूं का शासनकाल यदि देखा जाए तो 1530 से लेकर 1556 के बीच रहता है, लेकिन थोड़ा ध्यान दिया जाए 1540 में हुमायूं जब निर्वासित जीवन जीने के लिए मजबूर होता है तो 15 वर्षों तक वो अपने साम्राज्य से बाहर रहता है। यानी 1530 से 1556 जो इसका शासनकाल है उसमें 15 वर्षों तक वो बाहर है, क्योंकि शेर शाह सूरी उसे पराजित कर देता है और वो मुगल बादशाह स्वयं बन जाता है। उसके बाद हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन अंततः फिर हुमायूं गद्दी पर बैठते हैं। तो इस प्रकार बीच में 15 वर्षों तक मुगल साहित्य का इतिहास जो है वो अंधकार में डूब गया। ओके, तो आइए देखते हैं। हुमायूं का जन्म हुआ था 1508 में। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था और 4 भाई थे, हुमायूं, अस्करी, कामरान और हिंदा। चारों भाइयों में सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं था बाबर। बाबर जब मरने के कगार पर आया तो बाबर ने एक वसीयतनामा लिखी और वसीयतनामा में बाबर ने ये कहा था, अपने बड़े पुत्र हुमायूं के नाम से वसीयत तैयार किया था। उसमें लिखा था कि बेटा हुमायूं, मैंने भारत का इतना बड़ा साम्राज्य जीता है और आप लोग 4 भाई हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने साम्राज्य को 4 भाइयों में बांटकर और शासन आप लोग करिएगा। बहुत बड़ा साम्राज्य है। और हुमायूं ने अपने पिताजी के द्वारा जो वसीयत प्राप्त हुआ था उसी के अनुसार अपने भाइयों में साम्राज्य को बांटने का घोषणा कर दी और बांट भी दिया। लेकिन दुर्भाग्य कि उनके जो 3 भाई थे वो तीनों भाई ये चाहते थे कि शासक कोई एक ही बने और इसलिए ये 3 भाई इनके दुश्मन हो गए। परिणाम क्या हुआ कि हुमायूं को वही पुरानी कहावत चरितार्थ है, मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहा ना। जी हाँ मित्रों, यानी हुमायूं के भाइयों ने ही हुमायूं को मजबूर कर दिया और मुगल साम्राज्य को अंधकार में। इतिहास अपने को दोहराता है, ध्यान दिया जाए। आज वर्तमान परिस्थिति में हम लोग यदि देखें भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, तो कहीं ना कहीं अपने ही लोग चाहते हैं कि वो शासक न रहे, वो गद्दी पर न बैठे, हम गद्दी बैठे। आप लोग समझदार हैं, हम बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं तो किसी पार्टी विशेष की बात हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन आप यदि थोड़ा सा भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आपको सारी चीज सामने देखने को मिलेगी। ओके, तो 12 वर्ष की अवस्था में हुमायूं जब हुमायूं युद्ध कला कौशल सारी विद्या देने के बाद 12 वर्ष की अवस्था में इसे बदखसा का सूबेदार नियुक्त करता है।
लेकिन जब 1530 में अचानक बाबर की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के दौरान ध्यान दिया जाए हुमायूं इसका बड़ा पुत्र रहता है और हुमायूं के नाम से वसीयत बाबर लिखता है। इसलिए हुमायूं अपने भाइयों को बुलाता है, मंत्रणा करता है, लेकिन बात नहीं बन पाती है। मुगल बादशाह हुमायूं घोषित हो जाता है। लेकिन मित्रों, दुर्भाग्य की बात क्या है कि हुमायूं जब से गद्दी पर बैठा तब से वो लड़खड़ाने लगा और अंततः लड़खड़ाते लड़खड़ाते उसकी मृत्यु। जी हाँ मित्रों, तो हुमायूं एक ऐसा शासक है मुगल बादशाह जो अपने उदारता के कारण साम्राज्य को ठीक से नहीं चला पाया। जबकि वो चाहता तो थोड़ा सा भी संकीर्ण विचार रखता, राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो था उसके पास, लेकिन भाईचारा बहुत ज्यादा था। यही नहीं होता तो निश्चित है कि स्वार्थी होता तो हुमायूं कहीं ना कहीं अकबर के मुकाबले होता, जरूर अकबर के समकक्ष में। लेकिन आइए देखते हैं, हुमायूं जब गद्दी पर बैठा तो सबसे बड़ी समस्या हुमायूं के साथ क्या थी? भाइयों ने दुश्मनी करना शुरू कर दिया। अब ध्यान दिया जाए, जब बाबर 1529 में आगरा का युद्ध किया, 1530 में मर गया था, 1528 में चंदेरी का युद्ध किया था बाबर ने, और उसी समय बाबर के सेना में एक अफगान सैनिक था जिसका नाम था फरीद खान। बाबर ने चंदेरी का युद्ध करने के बाद सारे अपने सैनिकों को निमंत्रण दिया, सारे लोगों को भोजन पर बुलाया, सब लोग भोजन कर रहे थे। कोने में बैठा फरीद खान भी भोजन कर रहा था। बाबर अपने बेटे हुमायूं को लेकर सभी सैनिकों से परिचय करा रहा था, लेकिन जब वो, चूंकि बाबर एक बहुत बड़ा ज्योतिषी था, तो बाबर फरीद खान के भोजन के तरीकों को देखा जब, तो उसने समझा कि कहीं न कहीं ये सैनिक आने वाले समय में हुमायूं का बहुत बड़ा एक समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए बाबर ने हुमायूं को आगाह किया, बेटा और किसी सैनिक से सचेत रहना न रहना, लेकिन वो जो फरीद खान खाना खा रहा है उससे सचेत जरूर रहना, क्योंकि उसके खाना खाने के तरीके बता रहे हैं कि आने वाले समय में तुम्हारे सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ा कर सकता है, अर्थात तो वो शासक बन सकता है। फरीद खान को बहुत बुरा लगा कि बार बार मेरी तरफ उंगली की जा रही। फरीद खान ने कहा, उसी समय ललकारा बाबर को और हुमायूं को कि यदि सौभाग्य मेरा साथ दिया और भाग्य मेरा मित्र रहा तो इस मुगल बादशाह को मैं बर्बाद कर दूंगा, मुगल बादशाह का शासक बनूंगा। ये कह के और चंदेरी के युद्ध के बाद बाबर का खेमा छोड़ दिया, चला गया। बिहार जब गया तो बिहार में बुरहान खान रूहानी के नेतृत्व में वहां शासन चल रहा था। बुरहान खान रूहानी के यहाँ गया फरीद खान, वहां एक शिक्षक की नौकरी पाली और उसके बेटे को पढ़ाने लिखाने लगा। फरीद खान जौनपुर में विज्ञान और मैथ का अध्ययन किया था। और ध्यान दिया जाए, जौनपुर जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो आज स्थिति प्रयागराज और दिल्ली की है कंपटीशन के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में, वो स्थिति कहीं ना कहीं जौनपुर की थी। इसलिए जौनपुर को क्या कहा जाता है? पूर्व का सिराज कहा जाता है। ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन कई बार बना है कि भारत के किस नगर को पूर्व का सिराज कहा जाता है, तो उत्तर क्या होगा? जौनपुर। तो जौनपुर से पढ़ा लिखा था कौन? फरीद खान। फरीद खान जब बुरहान खान रूहानी के पुत्र का शिक्षक हुआ तो बुरहान खान रूहानी एक दिन जंगल में शिकार खेलने की बात की और फरीद खान उसके साथ गया। वहीं पर एक शेर जब बुरहान खान रूहानी के ऊपर हमला किया तो फरीद खान एक ही तलवार में उस शेर को मार डाला और वहीं पर बुरहान खान रूहानी ने इसे उपा दिया जिसका नाम था शेर खान। शेर खान के नाम से ये जाना गया। जी हाँ मित्रों, अब आगे चर्चा करते हैं कि बीच में शेरशाह सूरी आएगा और यही शेर खान शेरशाह सूरी की उपाधि धारण करेगा। लेकिन पहले हम लोग हुमायूं की चर्चा करें। तो देखा जाए कि 12 वर्ष की अवस्था में बदखसा का ये सुमेधाब नियुक्त होता है
और 1530 में जब बाबर की मृत्यु होती है तो इन्हें मुगल बादशाह घोषित किया जाता है। जब मुगल बादशाह घोषित किया जाता है, ध्यान दिया जाए, इनका मुख्य सेनापति बैरम खान थे। 1531 में कालिंजर के किले पर यह आक्रमण करता है। वहां का शासक रहता है प्रतापरुद्र देव। ध्यान दिया जाए, प्रतापरुद्र देव शासक रहता है। कालिंजर के किले पे आक्रमण करता है, प्रतापरुद्र देव अधीनता स्वीकार कर लेते। तो ये ध्यान देने की बात है। अब जब कालिंजर का युद्ध हुआ उसके बाद 1532 में दुहरिया का युद्ध होता है। 1532 में दुहरिया का युद्ध होता है और इस दुहरिया के युद्ध में एक तरफ अफगान सैनिक, अफगान शासक महमूद लोदी था और दूसरे तरफ हुमायूं। हालांकि महमूद लोदी पराजित हो जाता है, हुमायूं जीतता है। ध्यान दीजिएगा, हुमायूं की जीत हुमायूं को महत्वाकांक्षी बना है। 1533 में एक और काम किया, दीन पनाह नामक एक भवन का, एक किले का निर्माण किया हुमायूं ने दिल्ली में। जी हाँ मित्रों, दीन पनाह एक भवन का निर्माण किया और उसी भवन के फर्स्ट फ्लोर पर उसने क्या बनवाया था, शेर मंडल नामक एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। और उसी पुस्तकालय में वो बैठकर दुर्लभ पुस्तकें थी उसको एकत्रित करने का बड़ा शौक था। और अंत समय में 1556 में हुमायूं वहीं शेर मंडल नामक अपने पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन कर रहा था। तब तक अजान की आवाज सुनाई दी और वो धोती लपेटे हुए था और जैसे ही सीढ़ी से उतरने का प्रयास किया, धोती पैर में फंस जाती है। हुमायूं लुढ़कने लगता है और लुढ़कते लुढ़कते उसकी मृत्यु हो जाती है। ये कौन सा इतिहासकार स्टेटमेंट देता है कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़कते लुढ़कते उसकी मृत्यु हुई। इतिहासकार का नाम है लेन उल। हम तो लेन उल नामक इतिहासकार ने क्या कहा था कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता और अंत भी उसका क्या हो गया, लुढ़क कर उसका अंत। वही देखते हैं 1532 में दोहरिया का युद्ध हुआ जिसमें महमूद लोदी पराजित हुए, हुमायूं जीतता है। आगे 1532 में चुनार के किले का घेरा डाला और वहां का जो नायक था शेर खां था। शेर खां उस समय कमजोर था, इसलिए हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर लिया था शेर खां। लेकिन ध्यान दीजिए, यही वो शेर खां है जो आगे चलकर शेरशाह सूरी बनेगा और सबसे बड़ी समस्या चुनौती किसके सामने खड़ा करेगा, हुमायूं के सामने। जी हम तो वही देखते हैं, जब शेर खां अधीनता स्वीकार कर लिया, अधीनता स्वीकार करने का मतलब ही थोड़े हुमायूं के खेमे में नहीं गया, कहा ठीक है साहब, हमने जो हम करोगे होगा देंगे, लेकिन कुछ ही दिन तक अधीनता स्वीकार किया। फिर ध्यान दिया जाए, अपनी सैनिक शक्तियों को बढ़ाता रहा शेर खां और अंततः चौसा का युद्ध होता है। ध्यान दिया जाए, ये हुमायूं के जीवन का टर्निंग पॉइंट। यही हुमायूं अब मुगल बादशाह से धीरे धीरे विमुख होने लगा। ये चौसा का मैदान जो है, ध्यान दिया जाएगा, ये चौसा का मैदान कर्मनासा और गंगा नदी के बीच में स्थित, गंगा और कर्मनासा नदियों के मध्य में स्थित है चौसा का मैदान। और यहीं पर 29 जून 1539 को युद्ध होता है। अब जानते हैं कि जून में मानसून आ जाता है, नदियां उफान में रहती हैं। इधर गंगा नदी उफान में है, उधर कर्मनासा नदी उफान में है। और अपनी सेना लेकर हुमायूं चल देता है चौसा के मैदान में। और इधर शेर खां यानी जो फरीद खां था, हमने बताया ना कि शेर मार दिया था, इसलिए इसको गुहार खान रूहानी ने शेर खां की उपाधि प्रदान की। तो शेर खां आता है और शेर खां, ध्यान दिया जाए, हुमायूं को पराजित कर देता है। हुमायूं अपनी जान बचाकर अपनी सेना के साथ भागने लगता है और भगते भगते गंगा नदी में कूद जाता है जान बचाने। लेकिन ध्यान दिया, हुमायूं तैरना नहीं जानता। गंगा नदी एकदम उपनाई हुई थी, पानी लबालब भरा था गंगा नदी में।
हुमायूं डूबने लगा। तो बरसात के दिनों में क्या होता है, नदियों के किनारे मछुआरे मछली मारते रहते हैं, नाव से, जाल से, कटिया से। उसी समय एक निजाम नामक भिस्ती जो जुलाहा था, मुसलमान था, मछली मार रहा था अपने नाव से, और देखा कि एक व्यक्ति जान दे दिया है, यानी कूद गया पानी में, डूब रहा है। तो चूंकि दौड़ के जाके उससे बचाया, और बचाने के बाद उसको अपने नाव पर बैठाया, पानी वाली दाव के निकाला। तो पूछा, साहब काहे आप अपना जान दे रहे हैं? हुमायूं ने कहा, मूर्ख, मैं मुगल बादशाह हूँ, मैं आम इंसान नहीं हूँ। निजाम हंसता है, कहता है कि हमारा मुगल बादशाह इस तरह कायरों की तरह गंगा नदी में कूद के जान देगा, लेकिन उसको क्या पता कि यही वो मुगल बादशाह है, मजबूरी में अपना जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूदा। जी हाँ। तो जब हुमायूं कहता है कि मैं मुगल बादशाह हूं, जान बचाए हो, तुम क्या मांगना चाहते हो? तो निजाम कहता है कि साहब, यदि आप मुगल बादशाह हैं, पहली बात कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, और यदि वाकई में आप मुगल बादशाह हैं तो आप कुछ न करिए, एक दिन के लिए हमें गद्दी दे दीजिए। और ऐसा ही होता है। आपने नई पिक्चर देखी होगी, अनिल कपूर को भी एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया जाता है, और अनिल कपूर कमाल कर देता है। लेकिन इतिहास में ऐसा नहीं है, ये कमाल नहीं किया। ये जो कमाल किया, आपको मैं बताता हूं क्या कमाल किया। तो जब 1539 में चौसा का युद्ध पराजित होकर हुमायूं मजबूर होते हैं, फिर 1 वर्षों तक अपना पूरे सेना का संगठन करते हैं, और संगठन करने के बाद कन्नौज में बेलग्राम नामक स्थान पर एक भयंकर युद्ध होता है 17 मई 1540 को, जिसे कन्नौज का युद्ध या बेलग्राम का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। एक तरफ हुमायूं की सेना और दूसरे तरफ शेरशाह सूरी। क्योंकि ध्यान दिया जाए, चौसा के युद्ध में जब हुमायूं को पराजित कर देता है, तो यही शेर खां को शेरशाह सूरी की उपाधि प्रदान की जाती है। और अब ये शेरशाह सूरी हो गया है, और शेरशाह सूरी 1540 के कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को बुरी तरह पराजित कर दिया, और हुमायूं निर्वासित जीवन जीने के लिए मजबूर हो। हुमायूं 1540 से लेकर 1555 तक निर्वासित जीवन जीते। 1540 में जब निर्वासित जीवन जीना शुरू करते हैं, तो 1500 ध्यान दिया जाए 41 में मीर अकबर जामी, जो राजस्थान बेल्ट का रहने वाला था और हिंदाल अस्तरी का शिक्षक था, मीर अकबर जामी के यहाँ जब ये पहुंचते हुमायूं, तो देखता है कि मुगल बादशाह की स्थिति ये है। हुमायूं बताता है कि क्या होता है भाई, हमारे दुश्मन हो गए, अपनों ने मुझे पनाह नहीं दिया, और इधर शेरशाह सूरी ने मुझे पराजित कर दिया, मैं निर्वासित जीवन जीना। लेकिन क्योंकि शिक्षक था, पारखी नजर का था, वो जानता था कि आज नहीं तो कल फिर मुगल बादशाह बनेगा हुमायूं, इसलिए उसने सोचा कि लगे हाथ एक नेक काम कर दो। और वो नेक काम क्या था? जी हाँ मित्रों, यानी मीर अकबर जामी ने अपनी पुत्री हमीदा बानो बेगम से क्या कर दिया? हुमायूं का निकाह करा दिया। और 1541 में हुमायूं मीर अकबर जामी की पुत्री अर्थात हमीदा बानो बेगम से निकाह करते हैं, और उसी हमीदा बानो बेगम से 15 अक्टूबर 1542 को राणा वीर साल के महल में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है हुमायूं को, जिसका नाम अकबर पड़ता है। ध्यान दिया जाए, अकबर दुर्दिन स्थिति में पैदा होता है, लेकिन योग्यता किसी चीज की मोहताज नहीं होती है। अभावग्रस्त जिंदगी जीता है अकबर, लेकिन मुगल बादशाहों में सबसे महान साबित होता है अकबर। जब अकबर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। तो यहां से निर्वासित जीवन शुरू कर दिए। अब 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन जी रहे थे। बार बार मुगल बादशाह उनको झकझोर रहा था, चाह रहे थे कि हमारे 1545 में एक घटना घट गई। कालिंजर पर आक्रमण किया शेरशाह सूरी ने, और 1545 में जब कालिंजर पर आक्रमण किया तो वहां के शासक थे
राजा कीरत सिंह। और कालिंजर का किला मिट्टी का दीवार था और उसी दीवार पर एक तोप चला रहा था शेर शाह सूरी, जिसका नाम था उक्का। उक्का नामक तोप से वो बारूद जब छोड़ा तो कालिंजर के किले से टकरा कर वो बारूद का गोला शेर शाह सूरी जहां खड़ा था बगल में बारूद का ढेर था, उसी बारूद पर आकर गिरता है और बारूद में आग लग जाता है। शेर शाह सूरी झुलस कर मर जाता है। जब इसकी सूचना हुमायूं को प्राप्त होती है तो हुमायूं फिर अपने मित्रों के सहयोग से सेना का संगठन करने लगता है, लेकिन इस्लाम शाह सूर जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं, सिकंदर सूरी, इस्लाम शाह सूर जो शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी होते हैं, वो भी शासन कुछ हद तक अच्छा किए, लेकिन 1555 में पुनः हुमायूं अपने सेनाओं को संगठित करके और मुगल साम्राज्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से आगे बढ़ता है। और क्या होता है उसके बाद पहला युद्ध प्राप्ति करने के लिए अर्थात साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए मुगल बादशाह हुमायूं जो प्रथम युद्ध करता है उसका नाम है मछुआरा का युद्ध। जी हाँ मित्रों, तो 15 मई 1555 को मछुआरा का युद्ध होता है। किसके किसके बीच होता है? तो एक तरफ हुमायूं है बैरम खां के साथ और दूसरे तरफ अफगान सरदार है जिसका पहला का नाम नसीब था, दूसरे का नाम ततार। ये अफगान सैनिक पराजित होते हैं और परिणाम स्वरूप पंजाब सीमावर्ती क्षेत्रों पर हुमायूं का कब्जा हो जाता है। हुमायूं जान जाता है कि अफगान सैनिक कमजोर हो गए हैं, इसलिए तुरंत उसी पर पूरे मुगल साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए सरहिंद का युद्ध करता है। और सरहिंद के जो होते हैं वो 22 जून 1555 का होता है, जिसमें सिकंदर सूर अफगान शासक होता है और उधर हुमायूं के मुख्य सेनापति बैरम, दोनों के बीच युद्ध होता है। सिकंदर मारे जाते हैं और इस प्रकार पुनः मुगल बादशाह घोषित होता है। कौन? हुमायूं। जी हम हुमायूं की एक आत्मकथा है जिसका नाम है हुमायूं नाम। इसकी एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। हुमायूं ने प्रश्न बनता है कि किस मुगल बादशाह ने मुगल चित्रकला शैली का जनक किसे माना जाता है? तो ये कौन है? ये माना जाए तो कौन है? हुमायूं। ओके, तो इस प्रकार हुमायूं 3 पनाह का निर्माण करता है। ध्यान दीजिएगा, रानी कर्णावती का नाम सुना होगा, जो चित्तौड़ की राजकुमारी थी। जब उनके ऊपर परेशानी आती है तो रानी कर्णावती हुमायूं के पास राखी भेजती हैं और राखी भेजकर फिर क्या करती हैं? सहयोग मांगती हैं, लेकिन हुमायूं सहयोग नहीं पहुंचा पाता है। क्यों नहीं पहुंचा पाता है? क्योंकि मजबूर होता है, कुरान की दुहाई दी जाती है और इसलिए हुमायूं बीच में ही रुक जाता है। जी हाँ मित्रों, तो कहीं ना कहीं ये समस्या थी हुमायूं के सामने। हुमायूं ने ये सोचा कि यदि हम कर्णावती को बचाते हैं तो इधर कुरान की दुहाई देकर हमें रोक दिया गया, इसलिए हुमायूं ने रानी कर्णावती को नहीं बचा पाया और रानी कर्णावती जौहर व्रत का पालन करके समाप्त। इस प्रकार मित्रों, आज हम लोगों ने हुमायूं के बारे में एक संक्षिप्त उसका राजनीतिक इतिहास पढ़ा। जब हम लोग मुगल संस्कृति पढ़ेंगे तो वहां पर जैसे शाहरुख नामक सिक्का ये बाबर ने शुरू किया था। ये चाहे वो सिक्का हो, चाहे वो स्थापत्य कला हो, चाहे चित्रकला हो, यानी मुगल संस्कृति की पूरी जानकारी जब हम लोग औरंगजेब पढ़ लेंगे तो वहां पर पुनः हम लोग मुगल संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार पुनः एक बार समर्पित कोचिंग के माध्यम से मनोज कुशवाहा आपसे अनुरोध करता है कि आप जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, माता पिता का ध्यान रखें और घर बैठे जितना हो सकता है अध्ययन आप करते रहिए।
जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा पुनः ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ऑनलाइन क्लासेस केवल और केवल आपको जीवित रख सकती हैं सफलता के लिए, वो बहुत प्रेरक नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं यदि आप 5-6 घंटा मोबाइल पे पढ़ते हैं तो उससे आंख भी खराब होती है, तमाम तरह की समस्याएं होती हैं। जो जागरूकता क्लासों में होती है वो चीजें वहां पर नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी आप लोगों को जीवित रखने के लिए, आप लोगों को जागृत रखने के लिए हम लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं। और इसी के साथ फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, नमस्कार, ओके, थैंक यू।